जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री एग्जाम 2022 के मैथ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है मैथ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे जो है 10th लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो नहीं फिक्स है कि क्वेश्चन वही वाला पूछ देगा, लेकिन ये फिक्स है कि उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा और उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, और चूंकि 10th लेवल का क्वेश्चन है तो आपके जो है झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7वें भाग से यात्रा करते हुए 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है समझने में सुविधा होगा। तो इसे हम लोग जो है इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइमिंग है वो 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड दिया गया है। तो इसे या तो हमें सेकंड में चेंज करना होगा या फिर घंटे में चेंज करना होगा, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में सुविधा होगा। तो चूंकि आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में दिया था ऑप्शन में भी, तो इसलिए हम लोग जो है इसे आवर में चेंज करेंगे। तो घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा तो पहले रहेगा ही, उसके बाद जो है 40 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये 40/60 हो जाएगा। 48 सेकंड को आवर में चेंज करेंगे तो 60/60, इसको 12 चौक 48 और ये 12/60। ठीक है, उसके बाद 1 + 40/60 प्लस और ये 4/6/30 यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका जो वैल्यू है आवर का वो 126/75 घंटा निकलेगा। ठीक है, और हम लोग चूंकि जो है एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसको x मान लेते हैं। और हम लोग जो है 5/7वें स्पीड से गति तय किए थे। ठीक है, दूरी तय किए थे। तो आपका जो है 5/7x इंटू ये आपका क्या है, समय है। ये चाल गुने में समय बराबर आपका क्या हो गया, दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम x कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 35 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमको लग रहा है आपको यहाँ टाइमिंग को थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत हुआ होगा, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन जो है 1 मिनट में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मैदान को पार करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1.44 वर्ग किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 120 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की चाल यानी कि स्पीड है। इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय। इससे हम लोग जो है दूरी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है 1 मिनट में ट्रेन कितना दूरी तय करता है, 2000 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और चूँकि जो है ट्रेन का जो लंबाई है वो 800 मीटर लंबा है, तो ये जब क्या करता है 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब जो है एक्स्ट्रा 800 मीटर का दूरी भी तय कर लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड, ठीक है, खेत की जो लंबाई है उसे ज्ञात करने के लिए इस 800 मीटर से घटा देंगे 2 किलोमीटर को, तो आपका जो है 1200 मीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है खेत की लंबाई हो गई। और चूंकि वर्गाकार खेत है तो उसका एरिया हो जाएगा भुजा गुने भुजा यानी कि आपका जो है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 1.2 को स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जो है 1.44 स्क्वायर मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को 8,600 रुपये का वेतन मिला। वेतन को उसके द्वारा जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया और उसे जो है निवेश किया गया। ठीक है, यानी कि इन्वेस्ट किया गया। उसके वेतन के 2 भागों के बीच का अंतर, यानी कि 2 भाग क्या क्या लिया था उसका जो है अंतर निकालना है। यदि पहले भाग में उसे 4 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से जो है कुछ साधारण ब्याज मिलता है जो दूसरे भाग के समान था। ठीक है, जिसे उसने जो है 3 वर्षों के लिए 20% की दर से जो है निवेश किया था। तो इसका जो अंतर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 0 रुपये। ठीक है, अब ये कैसे आया है तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि जो सैलरी का पहला पार्ट है वो एम है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल सैलरी कितना है 8,600, तो उससे एम घटा देंगे तो दूसरा पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, पी आपका मूलधन है, आर आपका दर है और टी आपका समय है बटे में 100। ठीक है, उसके बाद जो है पी यहाँ पर जैसे कि दे दिया गया है। फिर यहाँ पर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको जैसा कि पता है कि दोनों का जो साधारण ब्याज है वो आपका बराबर आया है। ठीक है, तो पहला पार्ट का जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन कितना है, एम है, और जो आपका दर है वो 15 है। और फिर जो है इसे हम लोग 4 साल के लिए लिए थे और बटे में 100। फिर जो है दूसरा पार्ट कितना है 8,600 माइनस एम, और इसका दर कितना था 20। ठीक है, 20%, और इसे हम लोग जो है 3 साल के लिए लिए थे और इसका जो है बटे में 100 तो आएगा ही। और फिर जो है दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। तो इससे हम लोग जो है एम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा, हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एम का वैल्यू जो है 4,300 आएगा। ठीक है, फिर इसे हम लोग जो है सेकंड पार्ट निकालेंगे तो आपको जो है
जो टोटल वैल्यू है 8600, इससे हम लोग घटा देंगे तो आपका जो है सेकंड पार्ट भी निकल जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच अंतर निकालना है तो दोनों को घटा देंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करके जो है 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 600 रुपया है और समान राशि के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान ब्याज दर पर जो है 645 रुपया है, ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 15% है। ठीक है, और ये कैसे आया है तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग पहले जो है इस क्वेश्चन को नोट कीजिए ताकि आपको समझने में जो है सुविधा होगी। तो इसको इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो 600 है। पहले साल के लिए 300 होगा और दूसरे साल के लिए कितना होगा? 300। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 645 दिया गया था 2 साल का। तो देखिए 45 रुपया क्या है, ज़्यादा है आपके सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के साधारण ब्याज से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 45 रुपया ज़्यादा है। यानी कि जो ये 45 रुपया एक्स्ट्रा आया है ये आपका जो है सेकेंड ईयर के साधारण ब्याज के जो है साधारण ब्याज होगा, एक तरह से समझाया जाए तो। ठीक है, जो सेकंड ईयर का है दूसरे साल का जो साधारण ब्याज है उसका भी साधारण ब्याज हो सकता है ये 45। तो हम लोग जो है फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। ठीक है, यहाँ पर जो है पी आपका मूलधन है, आर आपका दर है और टी आपका समय है। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 45 देंगे, पी की जगह जो है आपका 300 होगा, आर इंटू और टाइम चूंकि दूसरे साल का सिर्फ निकाल रहे हैं तो एक ही ईयर होगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू जो है 15% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर और एस मिलकर एक घर को 10 दिनों में बना सकते हैं और आर तथा ए मिलकर इसे 12 दिनों में बना सकते हैं और एस और ए इसे 15 दिनों में बना सकते हैं, तो एस आर ए एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कितने दिनों में वे घर बनाते हैं? ठीक है, तो आइए इस प्रकार से मानते हैं इसको कि आर जोड़ एस जो है घर को बनाता है आपका जो है 10 दिनों में, फिर जो है आर जोड़ ए ये बनाता है घर को 12 दिनों में जो कि दिया हुआ है, उसके बाद फिर जो है एस जोड़ ये मिलके जो है 15 दिन में बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और इसके एलसीएम को जो है टोटल वर्क मानेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, और इसे मानेंगे हम लोग टोटल वर्क की, टोटल काम कितना है। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एलसीएम को ही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एलसीएम जो एक ऐसा संख्या है जो ये तीनों से कटने लायक होगा। ठीक है, तो हमको काटने में आसानी होगा, हल करने में आसानी होगा। तो टोटल वर्क हो गया आपका 60। अब इस इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता। तो एस और ए का क्षमता कितना होगा? 15 चौका 60 डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 25 60 तो ये 5 हो जाएगा, 10 छक 60 तो ये 6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इस सबको जोड़ देंगे तो सबका टोटल इफिशियंसी बराबर कितना होगा? 6 जोड़ 4 10 और 5 15, तो टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 15। चूँकि यहाँ पर देखिए 2 ठो आर भी आ रहा है, 2 ठो एस भी आ रहा है और 2 ठो ए भी आ रहा है, तो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे 2R जोड़ 2S जोड़ 2A। सबका एफिशिएंसी कितना है? 15 है। तो 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा? R जोड़ S जोड़ A बराबर इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15, और 2 बाहर निकाले थे उसको क्या करेंगे? इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो 15/2 जो है ये आपका इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, क्षमता। उसके बाद हमको क्या निकालना है? टाइम की कितना दिन में टाइम वर्क हो गया है। ठीक है, जब R S और A मिलके जो है काम को कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको निकालना है कि S R और A मिलके जो है काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो S R A का जो इफिशियंसी है वो आया है 15/2, और आपको निकालना है टाइम कितने दिन में वर्क हो रहा है। तो टाइम बराबर वर्क बटे में इफिशियंसी। टोटल वर्क हम लोग 60 माने हैं और इफिशियंसी इनका 15/2 आया है। इस 2 को ऊपर लाएंगे गुने में और ये 15 चौका 60 कट जाएगा, फिर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 दिनों में जो है टोटल काम को ये सब कर लेगा SRA मिलके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य का 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, बी जो है 40% कार्य को 40 दिनों में करता है और सी जो है 1/3 कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले काम कौन पूरा करेगा? ठीक है, तो जो कम समय लेगा वही तो पहले काम पूरा करेगा ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि ए का जो है टाइमिंग कितना है। तो ए जो है 1/4 काम को जो है 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो ये देखिए 1/4 काम यानी कि जो है ये 4 में से एक काम को 10 दिनों में करता है, तो 4 काम कितना दिन में करेगा? क्योंकि एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो इसको 10 चौका 40 दिन में करेगा। ठीक है, तो ए जो है पूरे काम को 40 दिन में करता है। बी का निकाल लेते हैं, बी जो है 40% यानी कि 40/100 इस काम को जो है ये 40 दिनों में करता है। अब देखिए 40/100 0 कट जाएगा, तो ये देखिए 10 में से 4 काम को ये जो है 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है
पूरे काम यानी टोटल 10 काम को जो है करने में कितना टाइम लेगा। तो क्या करेंगे, पहले एक काम का निकालेंगे तो 40/4 कर देंगे और उसके बाद जो है 10 काम का टोटल निकाल देंगे कि टाइमिंग कितना लेगा। काटेंगे 10 और इसको गुना करेंगे 10×100, तो 100 दिन में काम को पूरा करेगा आपका बी। ठीक है, अब सी का कैलकुलेट करते हैं। तो सी जो है 1/3 काम करता है कितने दिन में, 13 दिन में। ठीक है, तो एक काम करता है 3 काम में से एक काम करता है 13 दिन में, तो टोटल 3 काम कितना दिन में करेगा, तो 13×3 = 39 दिन में। ठीक है, यानी कि जो है सी आपका 39 दिन में काम करता है, बी आपका 100 दिन में काम पूरा करता है और ए आपका 40 दिन में। तो कम समय कौन ले रहा है, सी ले रहा है कम समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुपद y = fx का आलेख चित्र में दिखाया गया है। fx के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको जो है एक ट्रिक पता होगा क्लास 10 के बुक में, ठीक है, कि जो fx का ग्राफ है, वो x एक्सिस को कितने बार टच करता है वही शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर जो है केवल एक ही बार टच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जाम में 2 ठो पूछ लिया गया है। ठीक है, तो समझ रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक 80 और माध्य जो है 110 है तो माध्य का कैलकुलेट करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि 3 माध्य का बराबर आपका होता है 2 माध्य जोड़ 1 बहुलक। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 2 माध्य आपका कितना हो जाएगा, 2 गुने माध्य कितना दिया है 110 प्लस बहुलक आपका कितना दिया है 80। ठीक है, 2 गुने 110 220 प्लस 80 यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 300 हो जाएगा। तो 3 माध्य का बराबर आपका आया 300। अगर एक माध्य का कैलकुलेट करेंगे तो इस 3 को ले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्य का कितना है 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखिक समीकरणों की निम्नलिखित युग्म जो है इस प्रकार से दिया गया है। तो ये जो दोनों रेखाएं होगी आपस में इस प्रकार की रेखाएं होगी। ठीक है, पहला जो है कोइंसिडेंट लाइन होगी या दूसरा जो है इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं होगी। तो इसे पता करने के लिए हम लोग जो है अचरों का अनुपात निकालेंगे, यानी कि a1/a2। ठीक है, फिर जो है b1/b2 और उसके बाद जो है c1/c2। तो a1/a2 आपका कितना हो जाएगा, 2/6, 2/6। उसके बाद b1/b2 आपका 5/15 हो जाएगा, 5/15। ठीक है, और c1/c2 आपका जो है यहाँ पर दिया है 3। ठीक है, लेकिन इसको जो है इक्वल टू के ई साइड लाएंगे, क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2x + 5y - 3 = 0 के रूप में दिखेंगे। तो देखिए c आपका कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3 और c2 भी आपका कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, कट जाएगा। ये 3 × 12 यानी कि आपका जो है 1/4 आ जाएगा। उसके बाद जो है a1/a2 को काटेंगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, और b1/b2 को भी काटेंगे तो 5 × 15 यानी 1/3 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 1/3 आ रहा है दोनों में, लेकिन ये जो है c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये जो रेखाएं बनेगी आपस में, ये दोनों जो रेखाएं हैं आपस में एक प्रकार की समांतर रेखाएं बनेगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक है, तो इसका एक नियम है क्लास 10 के बुक में कि a1/a2 जो है बराबर होती है b1/b2 के, और ये बराबर होती है c1/c2 के। तो ये जो रेखाएं होती है आपस में संपाती रेखा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होती है। लेकिन यहीं पर अगर जो है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तब ये जो है समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस हो जाती है। और अगर जो है ये पहले ही बराबर नहीं होती है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होती ही नहीं है पहले ही, तो ये जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आया था, समांतर रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 cos थीटा = 1 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो 3 cos थीटा = 1 दिया गया है, तो cos थीटा = क्या हो जाएगा 1/3। और आपको पता होगा कि cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, b/h, यानी कि b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू जो है 3 है। अगर हम लोग p का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका होता है √h² - b²। तो आपका जो है h का वैल्यू कितना है 3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और जो है b जो है 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये आपका आएगा √8। और इसे जो है हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपका जो है कोसेक थीटा, ठीक है, ये आपका क्या होता है h/p होता है। तो h आपका कितना दिया गया था 3 दिया गया था, तो 3 बटे में
और p हम लोग कैलकुलेट किए हैं 2√2, तो 3/2√2, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो है यही होगा, ठीक है। क्योंकि ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक किया होगा, 3/2 और नीचे में √2 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR का समरूप है, ठीक है। और BC का मध्य बिंदु जो है M है और QR का मध्य बिंदु जो है B नहीं होगा, N होगा, ठीक है। यहाँ पर N होगा, ठीक है। क्योंकि PN का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ N होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है समरूप है। BC का मध्य बिंदु M है, यानी कि AM आपका जो है एक माध्यिका हो जाएगा त्रिभुज ABC का, और QR का मध्य बिंदु N है, यानी कि PN जो है एक माध्यिका हो जाएगा त्रिभुज PQR का, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग को वैल्यू दे दिया गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, PQR का क्षेत्रफल जो है 144 वर्ग सेंटीमीटर है, AM जो है 4 सेंटीमीटर है। तो PN का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको एक जो है परिमेय याद होगा कि जो है अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके जो है क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये दोनों का अनुपात जो होगा उनके भुजा, ठीक है, यानी कि AB बटे PQ संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, या फिर उसके जो है माध्यिका संगत माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत माध्यिका क्या है, AM और बटे में PN का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे आगे। तो जैसा कि यहाँ पर जो है ABC का क्षेत्रफल 100 दिया है, तो 100 और बटे में PQR का 144। उसके बाद जो है AM का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो 4 दिया है AM का वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद जो है PN का स्क्वायर, तो इसको तो कैलकुलेट करना है, तो ये PN स्क्वायर ही लिखाएगा, PN स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लेक्स करेंगे, PN का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुने 144 बटे में 100, ठीक है। ये स्क्वायर में है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। उसके बाद देखिए इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 16 है ये रूट में जाएगा, तो ये 4 बाहर निकलेगा, और ये 144 जो है 12 के रूप में बाहर निकलेगा, और ये जो 100 है ये 10 के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे तो 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 और बटे में आपका जो है 10 है, 48 को 10 से भाग देंगे तो 4.8 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो परिमेय है आपका क्लास 10 के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है अच्छे से जाके पढ़ लीजिएगा, और एक दो क्वेश्चन और भी बनता होगा तो उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और b इक्वल टू जो है एक्स वाई स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, तो x तथा y अभाज्य संख्या है, तो HCF जो है AB का निकालना है, ठीक है। तो AB का HCF निकालना है तो AB का गुणनखंड करना होगा पहले। तो अगर A का गुणनखंड करेंगे तो A का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। उसके बाद जो है B का गुणनखंड करेंगे तो B आपका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जो है x इंटू वाई। अब यहाँ जो है कॉमन गुणनखंड, ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वही आपका HCF हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आपका जो है दोनों में y है, दो y है, ठीक है। और इसमें जो है एक ठो x है, इसमें दो ठो x है, तो एक ही x लेंगे, तो आपका जो है x इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर इसे आप लोग डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा कि दोनों में जो है वाई स्क्वायर है, ठीक है, और एक में एक्स स्क्वायर है, एक में एक्स है, तो हम लोग जो है दो एक्स को नहीं लिख सकते हैं, एक एक्स को लेंगे, तो एक एक्स और दोनों में वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 0.7 के लिए परिमेय संख्या है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 7/10 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आंसर दिया ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो क्या किया है 0.7 बार लिया गया है, ठीक है। हो सकता है जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा टाइपिंग में, लेकिन 0.7 बार के लिए आपको जो है परिमेय संख्या निकालना है, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि x बराबर आपका कितना है 0.7 बार, यानी कि आपका क्या होगा 0.7 और ये 7 बार बार आते रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर अगर हम लोग इसको जो है 10 से गुना कर देंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.7 को जो है इसको 10 से गुना कर देंगे तो फिर ये 7.7 और ये फिर जो है 7 आते रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। और मान लीजिए इसको अगर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा देते हैं, तो 10x को x से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x और ये आपका कितना बच जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 7/9, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, लेकिन ये वाला भी क्वेश्चन जो है क्लास 10 के बुक से डायरेक्ट लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ से भी जितने क्वेश्चन और बनते होंगे इस टाइप के तो उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ जो है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो बहुपद पी एक्स में कितने शून्यक होते हैं,
तो यहाँ पर आपको जो है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, और शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है एक ट्रिक है, ठीक है। क्लास 10 की बुक में जो है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है एक ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है कि जो पी एक्स का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने बार टच करता है उतना ही जो है शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो कितना बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ 2, ये 3 और एक 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार के भी आने वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी यानी कि रेंज जो है आपका केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है। बाकी आपका बहुलक, माध्यिका, माध्य, ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों जो है आपके केंद्र प्रवृत्ति के माप है, जबकि जो है ऑप्शन नंबर डी श्रेणी यानी कि रेंज जो है आपका केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है, ठीक है। और मीन, मीडियन, मॉड से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दिया गया है और आपको कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। आपको जो है बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो अगर इसको जो है हम लोग पहले बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, जहाँ गुना का चिन्ह है उसको गुना करके उसके बाद फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका वैल्यू जो है 1040 आएगा, और ये आपका 13 से डिविजिबल होगा, और ये 13 से डिवाइड होकर जो है 80 आंसर आएगा। तो ये जो है 1040, इसके जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं, इसलिए ये एक प्रकार का कंपोजिट नंबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट देखना चाहोगे तो भी देख सकते हो कि ये जो है 13 से डिविजिबल है। किससे, तो यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 से गुना हो रहा है, उसके बाद फिर 13 से जोड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी 13 से गुना हो रहा है, यानी कि 13 से गुना हो रहा है, 13 से जोड़ेंगे तो लगभग क्या आएगा, 13 का गुणज ही तो आएगा, ठीक है, 13 का पहाड़ा ही तो आएगा एक तरह से, ठीक है। इसलिए ये जो है 13 से डिवाइड है, यानी कि इसका जो है लगभग 2 से ज़्यादा ही गुणनखंड है, ठीक है। तो इसलिए ये एक प्रकार का क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ है। तो आपको जो है एचसीएफ कैलकुलेट करना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बीच, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो है ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी कि ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपका 4 है। उसके बाद जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है, और ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका जो है 2 निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरणों का निकाय जो दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है अचरों का अनुपात कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी इसका जो है कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है ये एक समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो a1 कितना है, 3 दिया गया है, और बटे में a2 जो है 2k-1 है, 2k-1 है। उसके बाद b1 जो है वो आपका कितना दिया गया है, +1 है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि प्लस y है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, और बटे में जो है उसके बाद b2 आपका कितना है, k-1 है, k-1। इसका क्रॉस मल्टीप्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3k-3 = 2k-1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2k इधर प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3k के साथ घटेगा तो कितना बचेगा, k बचेगा। तो k = आपका कितना हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ये -1 है और ये -3 है, इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा। तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 cot a = 4 तो 1 - tan² a बटे में 1 + tan² a का मान क्या होगा। तो 3 cot a का वैल्यू जो है वो दिया गया है 4, ठीक है। तो cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 बटे में 3। और उसके बाद जो है हम लोग tan a का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होता है, 1 बटे में cot a के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा tan a का वैल्यू, ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब उसको जो है कैलकुलेट करना है, 1 - tan² a बटे में 1 + tan² a, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 - tan का वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, फिर बटे में 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस जो है आपका कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16, फिर जो है बटे करेंगे ये 1 + 9/16। अब जो है एलसीएम लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 - 9 बटे में 16, और ये फिर बटे में आ जाएगा 16 + 9 बटे में 16, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेट करते चलिएगा। उसके बाद जो है ये 16 और ये 16 कट जाएगा, ठीक है। और 16 में 9 घटाएंगे तो आपका जो है 7 बचेगा, और उसके बाद जो है 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 बचेगा,
ठीक है। तो 7/25 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan A = cot B है तो A + B का मान क्या होगा। ठीक है। तो चूंकि दे दिया गया है tan A = cot B। ठीक है। तो tan A को tan A रहने देते हैं और हम लोग जो है इस cot को चेंज कर देते हैं tan में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस B। ठीक है। चूंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोनों साइड tan है तो tan कट जाएगा। तो A = क्या हो जाएगा 90 माइनस B। चूंकि ये B इधर माइनस में है और इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो A + B = क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D फॉर धनबाद 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, परिमेय संख्या 2q / 2q - 5 का दशमलव प्रसार बाद में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो कितने दशमलव अंकों के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 2q जो है 8 हो जाएगा और 2 का पावर में q यानी कि आपका जो है 8 - 5, तो आपका जो है 8 और बटे में 3 आएगा। ठीक है। 8 बटे में 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.666 और ये जो है बढ़ते रहेगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 दशमलव स्थानों से अधिक। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n² - 1 इज डिविजिबल बाय इफ n इज। n² - 1 जो है 8 से विभाज्य होगा यदि n का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आपका n² - 1 जो है 8 से विभाज्य होगा यदि जो है n का मान एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, तब जो है ये विभाज्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k - 1 × x² + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक जो है -3 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है। तो शून्यक दिया गया है। ठीक है। यानी कि इस शून्यक का वैल्यू को जो है हम लोग x के स्थान पे पुट कर देंगे तो ये समीकरण का मान जो है आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका समीकरण दिया गया है तो ये आपका जो है 0 के बराबर हो जाएगा। कब? जब हम लोग जो है x की वैल्यू पे जो है -3 को पुट करेंगे, क्योंकि ये इसका एक शून्यक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा k - 1 और x के जगह पर -3 का स्क्वायर + 1 = 0। ठीक है। k - 1 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, +1 = 0, यानी कि 9k - 9 = हो जाएगा -1। ठीक है। उसके बाद 9k = आपका हो जाएगा -1 है और ये -9 है, ये इधर आएगा राइट हैंड साइड पे तो ये +9 आ जाएगा, यानी कि -9 + 9 कितना हो जाएगा आपका 8 आएगा। ठीक है। तो 9k = 8 तो k = कितना हो जाएगा 8/9। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण का 2 युग्म दिया गया है तो ये जो है रेखाएं बनेगी तो किसको निरूपित करने वाली रेखाएं बनेगी। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहले जो है इसके अचरों का अनुपात को चेक करना होगा, यानी कि a1/a2 और जो है b1/b2, उसके बाद जो है c1/c2 को कैलकुलेट करना होगा। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2 बटे में आपका जो है 4 हो जाएगा। ठीक है। 2 बटे में 4, ये कटेगा तो 1/2 आएगा। b1/b2 कैलकुलेट करेंगे तो -1 और b2 आपका कितना है, b2 भी -1 है। ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा -1 कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि आपका a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। ठीक है। यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में जो है एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेगी। ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है। आपका जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी और इसका जो है केवल एक हल होता है। ठीक है। क्योंकि ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है इसलिए जो है ये दोनों रेखाओं का केवल एक हल होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है ये दोनों जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग दी। संचयी आवृत्ति तालिका की रचना निम्नलिखित में से किसको निर्धारित करने में उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर धनबाद माध्यिका। ठीक है। माध्यिका यानी कि मीडियन। ठीक है। हम लोग जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग जो है मीडियन को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का मान जो है 3 sec² थीटा -1 और y का मान जो है tan² थीटा -2 है तो x - 3y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो x - 3y दिया है, x के जगह पर जो है 3 sec² थीटा -1 रखेंगे, उसके बाद जो है -3 और y की वैल्यू जो है tan² थीटा -2 देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, तो 3 sec² थीटा -1 और ये आपका हो जाएगा -3 tan² थीटा और फिर जो है -3 और ये -2 गुना होगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका जो है 3 sec² थीटा और -3 tan² थीटा, इसमें 3 कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा sec² थीटा tan² थीटा। ठीक है। उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ पर ये -1 है और ये +6 है, तो
6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 होता है, ठीक है। तो 3 को जो है 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ 5 से भी जोड़ना है तो प्लस 5, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D4 धनबाद, ठीक है। और जो है आप लोग जो है इसको साथ साथ में कैलकुलेट करते हुए चलिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर में 4 थीटा का मान क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है 1 दिया है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको जो है राइट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये cos थीटा रहेगा और 1 माइनस जो है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin के पावर में 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर में 4 थीटा का मान क्या होगा। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, जैसा यहाँ कैलकुलेट किए थे। उसके बाद प्लस sin के पावर में 4 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और चूंकि जो है इसका वैल्यू हमको पहले ही दिया है कि 1 होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, D4 धनबाद जो है 1 दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQP के और कोण A जो है 80 डिग्री है, कोण B जो है 60 डिग्री है, तो कोण P का मान क्या होगा। तो पहले जो है कोण A और कोण B दे दिया है, तो कोण C हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और हमको चाहिए कोण C, तो 180 में जो है A और B को जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे। A और B को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 जोड़ 60 कितना होगा, 140। तो 180 में 140 घटाएंगे तो कोण C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री आएगा, ठीक है। और उसके बाद चूंकि हमको कोण P का मान निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज RQP के समरूप है, तो आपको पता होगा कि संगत क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो है बराबर होते हैं। तो संगत कोण क्या क्या होंगे, तो कोण A का संगत कोण हो जाएगा कोण R, कोण B का हो जाएगा कोण Q और कोण C का हो जाएगा कोण P, ठीक है। क्योंकि आपका जो है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज RQP के। तो A जो है R का हो जाएगा, B जो है Q का हो जाएगा, C जो है P का हो जाएगा, ठीक है। तो कोण C कितना आया, 40, तो कोण P भी कितना होगा, 40 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, D4 धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन कनेक्टिंग द मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी इज, केंद्र प्रवृत्ति के मापकों को जोड़ने वाला संबंध है। तो आपको जो है जैसा कि फॉर्मूला पता होगा कि 3 मीडियन, ठीक है, इक्वल टू आपका होता है 2 मीन प्लस में 1 मॉड, ठीक है। यानी कि जो है 3 माध्य का बराबर आपका होता है 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। तो अगर आपको बहुलक कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि मॉड कैलकुलेट करना है, तो मॉड बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीडियन यानी कि 3 माध्य का -2 मीन, ठीक है, -2 माध्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, D4 धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा जो है बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्यक है तो उनकी व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। तो आपको जो है अल्फा और बीटा का वैल्यू पहले कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद जो है इसके व्युत्क्रम करके योग करेंगे, ठीक है। तो पहले जो है इस द्विघात बहुपद का शून्यक कैलकुलेट करना होगा, तो गुणनखंड विधि से कैलकुलेट करेंगे। तो जो है 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 का जो है 2 गुणनखंड करेंगे तो 5 और 2 ही ले लेंगे, तो उसको अगर जोड़ या घटाव करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5x² माइनस, अब 7x को तोड़ेंगे तो -5x -2x में तोड़ेंगे और ये +2। उसके बाद जो है इसमें कॉमन लेंगे 5x को, तो x - 1 बचेगा, इसमें x - 1 देंगे तो यहाँ पर जो है -2 दे देंगे, तो आपका जो है 5x - 2 और ये x - 1 हो जाएगा। अगर इसको जो है 0 से इक्वेट करेंगे तो आपका जो है x का वैल्यू आएगा 2/5, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो इसका जो है व्युत्क्रम का योग करना है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे पहले, तो जो है 1/2/5 प्लस 1/1, ठीक है। व्युत्क्रम यानी कि क्या होता है 1 में, और जिसका जितना वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2/5 है, तो ये आपका हो जाएगा 5/2 प्लस जो है ये तो 1 ही आएगा तो 1, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ठीक है, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 + 2/2 यानी कि 7/2 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D4 धनबाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड हो। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि उसके हर यानी कि डिनोमिनेटर में जो है
2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में जो है n के रूप में गुणनखंड हो, ठीक है, जहाँ पर जो है m और n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है आपका क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है, क्लास 10 के मैथ के बुक में ये क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन दिया गया है, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा नहीं हो सकता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग पहले सबसे बड़ी जो भुजा है उसको कर्ण मान लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें 500 को कर्ण मानेंगे, इसमें जो है √5 को कर्ण मानेंगे, इसमें जो है 15 को कर्ण मानेंगे और इसमें जो है 9 को कर्ण मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है और देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब और आधार तो हम लोग जो है किसी को भी दे सकते हैं, बाकी दो को, लेकिन कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा को लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन ए बी सी ये तीनों जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, आप लोग सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी D4 धनबाद, ठीक है, ये आपका जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अवलोकनों वाले डाटा सेट की माध्य की गणना जो है 19.25 के रूप में की जाती है, ठीक है। यदि डेटा में एक और मान शामिल किया जाता है तो 13 परीक्षणों वाले नए डेटा के लिए माध्य जो है 20 हो जाता है। इस 13वें अवलोकन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12 अवलोकन का जो एवरेज है वो आपका कितना दिया है, 19.25 दिया गया है, ठीक है। तो अगर जो है 12 अवलोकनों का एवरेज इतना है, तो अगर जो है 12 अवलोकनों का योग निकालेंगे कि कितना वैल्यू होगा, तो इसको जो है गुना करना होगा आपस में। तो 12 को जो है 19.25 से गुना करेंगे तो आपका जो है 231 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है और एक परीक्षण हम लोग साबित कर दे रहे हैं, तो टोटल 13 परीक्षण हो जा रहा है। तो अब जो है एवरेज हो जा रहा है आपका 20, ठीक है। तो इस जो है 13 परीक्षणों का जो है टोटल योग निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी 260, ठीक है। अब देखिए पहले 12 परीक्षण था तो इसका एवरेज 19.25 था, अब 13 परीक्षण हो जा रहा है तो इसका एवरेज 20 हो जा रहा है। यानी कि जो है आपको पता करना है कि 13वां परीक्षण हम लोग क्या लिए हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये 260 से जो है 231 को घटा देंगे तो आपका जो है 29 आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज इरेशनल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, जो कि हमेशा जो है एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी D4 धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो सकेंद्री वृत्त दो है तो उसको पहले बना लेते हैं। तो ये सकेंद्री वृत्त हो गया। उसके बाद जो है इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, आपका जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वृत्त का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और जो है बड़े वृत्त का त्रिज्या है वो आपका जो है 17 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो है दूसरे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये जो जीवा है AP मान लेते हैं इसको, ये जो है छोटे वृत्त का एक स्पर्श रेखा है क्योंकि एक बिंदु पे टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका कितना है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये आपका जो है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। अब चूंकि पता होगा कि स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बनाती है यानी कि लंब होती है, तो एक ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और उसके बाद देखिए क्योंकि ये आपका जो है कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये लंब हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो है आधार और उसके बाद जो है इधर भी एक आधार हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो है जीवा की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है मान लेते हैं इसको O और इसको मान लेते हैं P, तो OPB, ठीक है। त्रिभुज OPB एक समकोण त्रिभुज है। इसमें अब हम लोग जो है इसको मानेंगे कर्ण और हम लोग जो है इसको मानेंगे लंब और जो है आधार PB का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो PB बराबर हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो √ 64। तो ये आपका कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और इधर वाला भी सेम ही आएगा, AP का भी वैल्यू कितना आएगा 8 ही सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि जो है जीवा की लंबाई क्या है AB, तो AB बराबर आपका क्या हो जाएगा PB जोड़ PA, ठीक है। ये दोनों जो है 8-8 सेंटीमीटर निकलेगा सेम पाइथागोरस थ्योरम से, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B फॉर बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाने वाली दो स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई किसके बराबर होगी। तो जो है एक वृत्त है इस पे दो स्पर्श रेखा जो है 120 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। एक लाइन यहाँ से खींचेंगे तो 120 को जो है दो भाग में यानी कि 60 डिग्री में डिवाइड कर देगा,
ठीक है, इधर भी 60, इधर भी 60 डिग्री में। अब उसके बाद देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, तो ये एक बन जाएगा क्या आपका जो है समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो जो है अब इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपका P है और ये आपका जो है B है। ठीक है, P जो है आपका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और B जो है आपका स्पर्श रेखा की लंबाई है, और दोनों साइड सेम स्पर्श रेखा है, यानी कि जो है लंबाई स्पर्श रेखा का लगभग बराबर ही होगा। ठीक है, पूरा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, और चूंकि tan थीटा का मान यहाँ कितना दिया है 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो है P, तो P आपका क्या है 6 सेंटीमीटर है बटे में B आपका क्या स्पर्श रेखा है, तो रहने देते हैं B ही। उसके बाद tan 60 का मान जो है आपका क्या होता है √3 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लेक्स करेंगे तो आपका जो है B इधर आ जाएगा और B बराबर आपका हो जाएगा 6 बटे में √3। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब उसके बाद अगर हम लोग जो है 6 बटे √3 जो है कि आंसर में नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है रीअरेंज करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बटे में √3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जो है अब भी कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये जो 3 है इसको तोड़ेंगे तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जो √3 है ये √3 से कट जाएगा, तो आपका जो है 2√3 आंसर बचेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया हुआ है D फॉर धनबाद 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर एक विमान द्वारा शीर्ष पर एक छोटा सा शंकु काट दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक शंकु है और ऊपर में जो है एक शंकु अलग से काट दिया जाता है, और इसका आयतन जो है मूल शंकु के आयतन का 1/64वां भाग होता है। ठीक है, तो आधार से ऊंचाई जिस पर अनुभाग बनाया गया है, तो आधार से जो है ऊंचाई निकलना है जहां पर जो है ये काटा गया है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार से 45 सेंटीमीटर ऊपर जो है ये शंकु बनाया गया है। ठीक है, तो इसको जो है कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो थियोरेटिकली जो है इसको इस प्रकार से कैलकुलेट किया गया है, पहले जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया है, उसके बाद जो है फिर डायग्राम बना गया है। ठीक है, तो डायग्राम में जो है आपका यहाँ पर पहले एक शंकु है, उसके बाद बीच से एक शंकु काटा गया है छोटा सा ऊपर में। ठीक है, जिसका जो आयतन है वो 1/64वां भाग है इस बड़े वाले का। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग हाइट लेंगे, तो बड़े का बड़ा एच ले लेते हैं, छोटे का छोटा एच। ठीक है, और त्रिज्या भी जो है छोटा आर और बड़ा आर ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है ये वाला ऊंचाई। ठीक है, तो ये वाला ऊंचाई जो है बड़ा शंकु का ऊंचाई माइनस छोटे शंकु के ऊंचाई के बराबर होगा, तो इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो ये जो बड़ा शंकु का ऊंचाई है ये 60 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जो है छोटे शंकु का ऊंचाई कैलकुलेट करना है, तो ये जो है वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहले त्रिभुज ABC, ठीक है, ये आपका जो है ए से डिनोट करेंगे और बाकी सब नोटेशन, ठीक है, को समरूप करना होगा त्रिभुज AQE के, इसको समरूप करेंगे। ठीक है, तो आपका APC यहाँ पर है और AQE यहाँ पर है। ठीक है, तो देखेंगे तो कोण A जो है दोनों में है। ठीक है, कोण A दोनों में हो गया। उसके बाद जो है आपका APC यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और AQE आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर जो है कोई भी दो त्रिभुज के दो संगत कोण अगर समान हो गए तो वो क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है, दो ही कोण से वो लागू हो जाता है ये समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये दोनों समरूप हो जाएगा, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात जो है बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ जो है AP बटे AQ। ठीक है, ये संगत भुजा AP और AQ ये बराबर होगा PC और QE के। ठीक है, PC और QE के समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है AP का मान आपका स्मॉल h है और AQ का मान जो है आपका बड़ा h है। ठीक है, जैसा हम लोग लिए हैं, और PC का मान जो है छोटा r है और QE का मान जो है आपका बड़ा r है, तो ये आपका इस प्रकार से एक रिलेशन निकलेगा, इसका यूज होगा। ठीक है, आगे तो आप लोग देख सकते हैं इसे किस प्रकार से समरूप किया गया है, अलग तरीके से एक तरह से समरूप किया गया है। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है ये इक्वेशन लाना है। उसके बाद जो है छोटे शंकु का आयतन बटे में बड़े शंकु का आयतन का मान जो है फॉर्मूला से ये हो जाएगा, और उसके बाद जो है 1/64 उसका अनुपात दे दिया गया था, क्योंकि बोला गया था कि छोटा शंकु जो है बड़े शंकु से 1/64वां भाग है, तो अनुपात 1/64 हो जाएगा। आगे जो है आपको ये फॉर्मूला से 1/3 और पाई कट जाएगा, तो ये बचेगा। उसके बाद फिर जो है R बटे में R इक्वल टू स्मॉल h डिवाइडेड बाई बिग H, ये आपका जो है बराबर था, क्योंकि हम लोग समरूप त्रिभुज के कसौटी से निकाल चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका जो है इसकी जगह पर ये आएगा, और फिर जब h स्क्वायर और h को गुना करेंगे तो HQ आ जाएगा, तो ये स्मॉल h डिवाइडेड बाई बिग H का होल क्यू हो जाएगा। और अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो ये क्यूब जो है इधर आके घनमूल में हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम लोग जो है इसको आगे कैलकुलेट करेंगे
तो ये जो है 1/4 आएगा और ये h, और चूंकि बिग h, ठीक है, बड़े शंकु का जो ऊंचाई था 60 दिया हुआ था, तो छोटा शंकु जो है 15 निकल जाएगा। और चूंकि हम बताएं कि द हाइट फ्रॉम द बेस एट विच सेक्शन इज मेड, कहाँ पर जो है उसको काटा गया है, सेक्शन को काटा गया है, उसका ऊंचाई निकालना है आधार से, तो जो है बिग h को स्मॉल h से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो 45 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर ऊंचा खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन होता है, तो हमें जो है सन का एलिवेशन निकालना है। तो आपका जो है 6 मीटर ऊंचा खंभा है और ये 2√3 मीटर लंबा जो है छाया बनाता है। आपको जो है सूर्य यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद जो है सन का एलिवेशन यानी कि सूर्य का उन्नयन निकालना है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग tan थीटा का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है समकोण त्रिभुज है। उसके बाद ये आपका लंब यानी P हो जाएगा, ये आधार यानी B हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है P/B यानी कि tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाता है P/B, ठीक है। उसके बाद जो है P आपका दिया है 6 मीटर और B आपका दिया है 2√3। अगर हमें जो है इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6√3 और ये आपका नीचे जो है √3 गुना होगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 3 दूनी 6, तो 6 बचेगा, 6 कट जाएगा यानी कि √3 बचेगा। तो आपका जो है tan थीटा बराबर आ रहा है √3, ठीक है। तो आपको जो है बताना है कि किस थीटा के वैल्यू के लिए जो है tan का मान जो है √3 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 100 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण होना चाहिए। तो एक वृत्त बनाएंगे, इसमें जो है 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, जिसके बीच का कोण जो है 100 डिग्री है। उसके बाद जो है इसका त्रिज्या 2 त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पे लंब होती है, इसलिए ये जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हमको जो है इस कोण का वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है 2 त्रिज्या के बीच का, ठीक है। तो चूंकि ये जो आपका 100 है और ये आपका 90 है और ये भी आपका 90 है, ठीक है, और ये एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मिला के तो है 90 90 180 बना दे रहा है, तो और 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये 100 डिग्री का कोण बना दे रहा है, तो ये कितना बनाना चाहिए, 80 डिग्री का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, निम्नलिखित में से जो है कौन एक घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। तो घटना का प्रायिकता जो है हमेशा जो है लेस देन 1 होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन जो है 1 से बड़ा है वो आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जो है घटना का प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि ये 1 से छोटा है। ऑप्शन बी भी हो सकता है, और ऑप्शन सी 4% यानी कि 4/100 बोलेंगे, तो ये भी जो है 1 से छोटा है, तो ये भी आपका घटना का प्रायिकता हो सकता है। 5/4 जो है आपका 1 से बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए ये जो है आपका घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर धनबाद। क्वेश्चन नंबर 41 है एक कमरे में 2 हरी कुर्सियां, 3 पीली कुर्सियां और 4 नीली कुर्सियां है। आर जो है 3 कुर्सियों को कितने तरीकों से चुन सकता है ताकि कम से कम एक पीली कुर्सी शामिल हो। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 64 है। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। इसको जो है इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग को जो है एटलीस्ट 1 वेलो चेयर होने के लिए जो है टोटल कितने तरीके से हम लोग जो है 3 चेयर को ले सकते हैं, उसको माइनस कर देंगे कि कोई भी एक चेयर जो है पीली ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले का यूज पड़ेगा। इसमें लगाएंगे टोटल वेज टू सिलेक्ट 3 चेयर फ्रॉम टोटल 9 चेयर। 9 चेयर में जो है 3 चेयर को कितने तरीकों से ले सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 84 वेज आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाउ वी डू नॉट वांट इवन 1 वेलो चेयर, ठीक है। हम लोग जो है कोई भी एक पीली चेयर नहीं होने के लिए जो है कितने तरीकों से ले सकते हैं, तो नाउ वी शुड सिलेक्ट 3 चेयर फ्रॉम 6 चेयर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 3 चेयर आपका क्या है पीली है, ठीक है, तो बाकी कितने चेयर बचेंगे, 2 ग्रीन 4 ब्लू, यानी कि टोटल 6 चेयर। अब 6 चेयर में हम लोग जो है कितने तरीके से 3 चेयर को ले सकते हैं, तो ये 20 वेज आएगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम लोग को जैसा कि पहले ही बता दिए कि हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी एक चेयर जो है पीली हो, ठीक है, 3 चेयर को लेना है, तो उसमें हम लोग जो है टोटल वेज और माइनस नो येलो चेयर्स को जो है सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से इसको माइनस करेंगे तो 84 - 20 यानी 64 वेज आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक के एक लॉकर में 3 अंकों का लॉक होता है। लॉकर धारक अपना पासवर्ड भूल गया है और सभी संभव संयोजन का प्रयास कर रहा है। उन्होंने प्रत्येक प्रयास के लिए 6 सेकंड का समय लिया। समस्या यह था कि प्रत्येक अंक 0 से 9 तक हो सकता है, सभी संयोजन को आजमाने में कितना समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 100 मिनट होगा। अब जो है इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। टोटल 3 डिजिट का लॉक है और इसमें जो है 0 से 9 तक हम लोग को अंकों को लेना है। तो आपका जो है 10 पॉसिबिलिटीज बनेगा,
तीनों स्थानों के लिए, ठीक है। सो टोटल कॉम्बिनेशन आपका कितना हो जाएगा 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा। उसके बाद जो है ईच कॉम्बिनेशन के लिए 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है। हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। सो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा 6 × 1000 यानी कि 6000 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद जब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका 100 मिनट जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लड़कियां और 2 लड़के हैं, तो क्या संभावना है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 5/7। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 5 लड़कियां 2 लड़के हैं, तो इसको जो है हम लोग 7p7 यानी कि फैक्टोरियल 7 वेज में जो है अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो लड़कियां हैं वो 5 हैं, तो इसको जो है फैक्टोरियल 5 वेज में जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है 2 लड़के एक साथ नहीं बिठाने के लिए लड़कियों को जी से डिनोट करेंगे और इसका जो है स्थान बनाएंगे लड़कों का। तो 6 जगह पर हम लोग जो है 1 2 3 4 5 6 जगह पर हम लोग जो है लड़कों को बिठा सकते हैं, ठीक है। तो बॉयज कैन अरेंज्ड इन 6p26, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है 6 जगह बिठा सकते हैं, 2 लड़के हैं, ठीक है। तो इसका जो है फॉर्मूला निकालेंगे, तो हम लोग जो है परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे इस प्रकार से, तो आपका जो है टोटल 30 वेज जो है आएगा। उसके बाद जो है रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, तो आपका टोटल वेज कितना है और उसके बाद टोटल लड़कियों का वेज कितना है और बॉयज़ को कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार से ई करेंगे तो आपका जो है ये कट जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5 आएगा, ये कट जाएगा, 6 बच्चे 30 हो जाएगा और ये 5/7 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दराज में 4 सफेद मोजे हैं, 3 नीले मोजे हैं, 5 ग्रे मोजे हैं। 2 मोजे यादृच्छा चुने जाते हैं, क्या संभावना है कि दोनों मोजे एक ही रंग के हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 19/66, ठीक है। इसको जो है हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, टोटल सॉक्स आपका 12 है और हम लोग को जो है 2 को सेम कलर का सॉक्स चाहिए, ठीक है। 2 व्हाइट 2 ब्लू और 2 ग्रे सॉक्स के लिए हम लोग जो है पहले व्हाइट का निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी होगा पहला सॉक्स जो है व्हाइट होने के लिए क्या हो जाएगा, तो टोटल आपका 12 है और हमारे पास कितना व्हाइट सॉक्स है तो 4 यानी 4/12 हो जाएगा। अब दूसरा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सॉक्स बीइंग व्हाइट, दूसरा सॉक्स जो है व्हाइट होने के लिए तो आपके पास 12 था लेकिन एक चूज कर लिए तो अब कितना बचेगा 11 और आपके पास 4 थे व्हाइट सॉक्स लेकिन अब कितना बच गया, क्योंकि एक तो सिलेक्ट हो गया है तो 3/11। अब ये जो है व्हाइट प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/11 होगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो है हम लोग ब्लू वाले के लिए भी करेंगे, ठीक है, और जो है उसके बाद ग्रे वाले के लिए भी करेंगे, ठीक है। आपका टोटल 12 हो जाएगा और 3 ठो आपका ब्लू है, एक सिलेक्ट होने के बाद 2 ठो बचेगा ब्लू और इधर भी 11 बच जाएगा। तो गुना करने के बाद 1/22 आएगा। उसके बाद ग्रे वाले के लिए भी सेम करेंगे, टोटल 12 है और 5 ठो ग्रे है। उसके बाद एक सिलेक्ट हो जाएगा तो 11 बचेगा और आपका जो है ग्रे वाला 4 बचेगा। इसको भी गुना करेंगे 5/33 आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए जो है जोड़ देंगे, ठीक है, तीनों को सम कर देंगे व्हाइट ब्लू और ग्रे वाले प्रोबेबिलिटी को, तो ऐड करेंगे तो आपका जो है 19/66 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार को बी को जो है 10% हानि पर बेचता है, यदि बी इसे 54,000 रुपये और 20% का लाभ पर जो है बेच देता है तो ए के लिए कार का लागत मूल्य था, ठीक है। तो हम लोग जो है बी जो है इसको जो है 54,000 रुपये पे बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो बी के लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, ठीक है। बी का जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य के लिए क्या होगा, कितना में वो बेच दिया टोटल 54,000 में और 20% का लाभ कमाया, यानी कि जो है 120 का वैल्यू कितना होगा 54,000 और हमको कितना चाहिए सीपी के लिए 100%, तो 100 का वैल्यू चाहिए, तो गुना कर देंगे 100। इसको जब काटेंगे तो ये आपका इस प्रकार से कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका कितना से 12 से फिर काटेंगे तो आपका जो है 450 आएगा और गुने में 100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये 45,000 यानी 45,000 रुपया जो है बी का सीपी यानी बी का जो क्रय मूल्य है वो 45,000 रुपया है। और चूंकि जो है ए एक कार को बी को जो है 10% हानि पर बेचता है तो बी का जो क्रय मूल्य है वही तो ए का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि वे यही तो जो है बी को बेच रहा है और बी खरीद रहा है, तो बी का जो क्रय मूल्य है वो ए का विक्रय मूल्य होगा। तो ए का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। उसके बाद जो है ए का सीपी निकालेंगे, ठीक है। तो ए का जो सीपी निकालेंगे यानी कि क्रय मूल्य, तो ये आपका कितना हो जाएगा, चूंकि ये कितना बेच रहा है 45,000 और 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। यानी 100 में से जो है 10% हानि यानी कि 10 घटा देंगे तो 90 पर बेच रहा है, ठीक है। और वैल्यू कितने का चाहिए, क्योंकि जो है 100% पे खरीदा था, ठीक है, तो 100 का वैल्यू चाहिए। तो फिर से जब इसको काटेंगे 0 कट जाएगा, ये 9×5 = 45 हो जाएगा। अब फिर जो है इसको जब 100 से गुना करेंगे तो आपका जो है 50,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी जो है 20,000 रुपये और 40,000 रुपये की संबंधित पूंजी के साथ जो है एक साझेदारी में प्रवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 33,000 रुपये है। यदि ए को अपने वेतन और लाभ दोनों के रूप में 15,000 रुपये मिलते हैं तो उसका जो है वेतन क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4,000 रुपये। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ए और बी का जो कैपिटल का जो अनुपात है यानी पूंजी का जो अनुपात है 20,000 बटे में 40,000 यानी कि 1/2 है। टाइम पीरियड फिक्स है, तो जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
रेशियो में 1/2 के रेशियो में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो है 1/2 के रेशियो में है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा ए का 1/3 इंटू टोटल प्रॉफिट, ठीक है, 33,000 है टोटल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 आएगा। उसके बाद जो है सैलरी ऑफ ए का सैलरी कितना है, तो इसको जो है टोटल मिल रहा है 15,000 रुपये इसका सैलरी और इसका प्रॉफिट दोनों मिला के मिल रहा है 15,000, क्योंकि 11,000 जो है इसका प्रॉफिट है तो इसको घटाएंगे तो 4,000 जो है इसका सैलरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3,4 जो है 3,4, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं वृत्त में 3,4, ये जो है केंद्र 1,2, केंद्र जो है 1,2 है वाले वृत्त के व्यास का एक सिरा है तो व्यास का दूसरा सिरा, ये जो है व्यास का एक सिरा है तो दूसरा सिरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है -1,0। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, मानते हैं कि x1 y1 जो है अनदर इंड यानी दूसरा सिरा है, 1,2 जो है आपका मिड पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और 3,4 का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो x इक्वल टू होता है x1 जोड़ x2/2, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे सबके वैल्यू को, x के जगह पर 1 और x1 फिर +3 हो जाएगा x2 की जगह पर, तो x को कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा। सेम उसी तरह y इक्वल टू हो जाएगा y1 जोड़ y2/2, फिर से जो है पुट करेंगे यहाँ पर y की जगह पर 2 और उसके बाद जो है आपका y1 4 हो जाएगा और उसके बाद जो है y2 भी पुट करेंगे, उसके बाद जो है बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका 0 आएगा, तो अनदर इंड जो है -1,0 हो जाएगा। यहाँ पर जो है x1 y1 हम लोग जो है ये दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए, ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो राइट आंसर है -1,0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले खंड का अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है 3,4। अब इसको जो है कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हम लोग को जो है कुछ बेसिक बातें हैं सेक्शन फार्मूला को लेकर उसको जो है याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कि k रेशियो 1 में जो है डिवाइड करता है, तो आपका x, y जो है x1, y1 जिसका निर्देशांक 1,3 है, x2, y2 जिसका निर्देशांक 2,7 है, इसको जो है डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे और चूंकि हम लोग मान चुके हैं कि k रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। आपका जो है ये x, y का वैल्यू है और चूंकि x, y जो है वो आपका एग्जिट करता है इस लाइन पे, ठीक है। तो अगर x, y जो आपका आया है ये x है और ये y है, ठीक है। अगर इसको हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग जो है इस इक्वेशन से k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है k इक्वल टू हो जाएगा 3/4, यानी कि आपका जो है ये जो है x, y जो है वो आपका जो है निर्देशांक जो कि आपका कितना दिया गया है 1,3 और 2,7, इसको जो है 3:4 में विभाजित कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q जो है A और B को मिलाने वाले पर ऐसा बिंदु है कि AP बराबर PQ बराबर QB है, PQ का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर जो है A है और B है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका P और Q दो बिंदु है, P और Q दो बिंदु है, तो आपका AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB के। तो आपका जो P और Q का मध्य बिंदु होगा वही तो A और B का मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि P और Q का निर्देशांक नहीं दिया गया है तो A और B के निर्देशांक से ही जो है PQ का मध्य बिंदु कैलकुलेट करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आपका x बराबर होता है x1 जोड़ x2/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका x1 क्या हो जाएगा तो -2 हो जाएगा प्लस x2 आपका जो है 3 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 2। तो इसका जो है कितना हो जाएगा 1/2 आएगा, ये आपका जो है x का वैल्यू आएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग जो है y कैलकुलेट करेंगे तो y1 जोड़ y2/2, ठीक है। तो आपका जो y1 है वो कितना है 5 है और y2 1 है बटे में 2, 6/2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 3, यानी कि x का वैल्यू 1/2,3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग x1 y1 लिए हैं तो x1 y1 जो है आपका a का निर्देशांक है और x2 y2 जो है आपका b का निर्देशांक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, ABC त्रिभुज A पर समकोण है, tan B × tan C का मान जो है कैलकुलेट करना है। तो एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कोण A जो है समकोण है, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता होगा कि tan थीटा का मान जो है P/B होता है। तो tan B × tan C कैलकुलेट करना है, तो tan B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो tan B के लिए P आपका परपेंडिकुलर जो है AC हो जाएगा, तो AC बटे में जो है आपका जो बेस है tan B के लिए जो है बेस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो AC बटे AB। उसके बाद जो है tan C के लिए आपका जो है परपेंडिकुलर वो आपका AB हो जाएगा, तो AB और जो है इसके लिए जो है आपका बेस AC होगा, AC, ठीक है। tan B × tan C इसको गुना करेंगे आपस में तो AC बटे AB × AB बटे AC, AB कटेगा, AC कटेगा, तो एक आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो इस वीडियो में हमने जो है टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें सारे क्वेश्चन जो है 10th लेवल के थे। अप्रॉक्स जो है 5 से 10 क्वेश्चन आपका 11-12 लेवल का था, ठीक है, जैसा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था। तो यहाँ पर जो है लगभग क्वेश्चन जो है 10th लेवल का था। तो 10th लेवल के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिविजन कर लीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि 2022 के लेटरल एंट्री एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो टॉपिक से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मे भी पूछ सकता है डाटा चेंज करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।